दोस्तों नमस्कार। बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में 9th में आपका स्वागत है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की यूनिट अपनी चल रही है। अब इसमें देखो लास्ट में अपना एक टॉपिक इसमें फिजियोलॉजी कार्य की बच रहा है और उसमें सारे रहिए से टॉपिक आपके सारे कंप्लीट यहाँ कवर हो जाएंगे आज। ठीक है, कवर होने के बाद आप इससे संबंधित जो भी आज तक के पेपरों में रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आए हैं वो सारे देखोगे, प्लस अपनी जो क्यूरीज वगैरह है वो एक दिन अपन ऑनलाइन आकर आपकी सारी सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जनन की कार्य की बोल दो या फिजियोलॉजी बोल दो। और जनन की फिजियोलॉजी या कार्य की में क्या है सबसे बड़ी बात कि अपन को इसकी क्रियाविधि समझनी है। मतलब मेन अपने पास क्या है, इसकी क्रियाविधि देखनी है। और वो क्रियाविधि कैसे है, देखो इसके पद हैं, स्टेप्स हैं। और सबसे पहला स्टेप कौन सा है बताओ, देखिए बोलो जी। सबसे पहला कॉपुलेशन, और कॉपुलेशन से ही जुड़ता है इनसेमिनेशन। मैथुन व वीर्यसेचन दूसरा स्टेप है इसका ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। तीसरा स्टेप है बालको फर्टिलाइजेशन, निषेचन। चौथा स्टेप है इसका रोपण, इम्प्लांटेशन, रोपण। और पांचवा स्टेप है एम्ब्रियोजेनेसिस। टॉपिक लिखना ये वाला लिखो। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। डालिया, चलो जी देखो जी, अब इनकी डिटेल से थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं और इसको पूरा करते हैं। ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपन ने डायग्राम बनाया था, आपको याद हो तो। और उस डायग्राम में अपन ने क्या देखा था, सारी स्ट्रक्चर देखी थी, पूरी संरचनाओं की बात करी थी। और इसी डायग्राम के साथ साथ इन अपन पॉइंटों की बातें करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, मैथुन। और मैथुन का मतलब आप जानते हो नर मादा का मिलना, मादा का मिलना बताया था आपको शुरू में भी। मतलब उनका फिजिकल जो रिलेशन होता है, सेक्स की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं अपन मैथुन। और मैथुन के दौरान होता है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन का मतलब समझो, यहाँ पे मनुष्य के नर के पेनिस के द्वारा शुक्राणु मादा की वेजाइना में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इन शुक्राणुओं की संख्या मैंने बताई थी लगभग 40 से 50 करोड़। ये शुक्राणु यहाँ पर निषेचित हो, वो वीर्यसेचन के द्वारा आ गए, सीमन के साथ ये शुक्राणु आ गए। अब सीमन के साथ आने के बाद आगे की प्रोसीजर है ना, वो क्या है देखो। जैसे ही ये मैथुन होता है, इस मैथुन की इच्छाएं तो डिपेंड नर में तो पेनिस पर, और मादा में बताई थी। यहाँ मैंने एक अंगुली नुमा पर्वत बनाया था जिसको कहते हैं अपन क्लाइटोरिस। इस क्लाइटोरिस के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो जैसे ही मैथुन होता है उस समय क्लाइटोरिसन क्या करती है, वाइब्रेशन या उत्तेजना उत्पन्न करती है। और ये उत्तेजना तरंग बनाती है, तरंग वेव्स बनाती है। और ये वेव्स यहाँ से चलती चलती कहाँ तक पहुँच जाती है, ओवरी तक पहुँच जाती है। मतलब उसमें एज ए सेक्स एक्साइटेशन होता है। उसके दौरान ओवरी के अंदर हार्मोन बढ़ जाते हैं, FSH और दूसरा कौन सा, LH। दोनों हार्मोनों की चर्चा अपन ने बार बार कर ली।
कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पीयूष के हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होते हैं, गोनेडोट्रोपिन है, गाइनोमेटिक हार्मोन एफएसएच है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। जैसे ही एलएच और एफएसएच स्रावित होंगे तो ये तो पुट्टिकाओं की वृद्धि करवाता है, और एलएच क्या करता है, यहाँ इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है, जिससे अंडाणु किस में आ जाता है? अंडवाहिनी में। घटना को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। मतलब ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर किसका? अंडाणु का बाहर आना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। दोनों स्टेप क्लियर? इनसेमिनेशन में तो शुक्राणु आएंगे सीमन के द्वारा, अंडोत्सर्ग के द्वारा अंडाणु ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद की प्रोसीजर देखो क्या है। इसके बाद तीसरा पॉइंट अपना कौन सा है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का मिलना। ध्यान रखना, नर और मादा युग्मक बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है सुनो, इसको उतार लिया, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम के हिसाब से, फिर अपन देखें सारी चीज़ें। निषेचन मनुष्य में कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में भी मैंने लिखाया था आपको कि कौन सी जगह बताओ? एम्पुला और स्टेमस के जंक्शन स्थल पर, संधि स्थल पर। अब इस संधि स्थल पर देखो, इधर से अंडाणु आ गया और इधर से ये शुक्राणु गति करते हुए यहाँ से यहाँ तक गति करते हुए कहाँ तक पहुँच जाते हैं? इस तक पहुँच जाते हैं। एम्पुला और स्टेमस के संधि स्थल पर पहुँच जाते हैं। अब कुछ चीज़ें फैक्ट वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ें हैं अपन। देखो बाहर ले लेता हूँ मैं इसको, यहाँ ये अंडाणु और ये अंडाणु का केंद्र। ठीक है, इस अंडाणु की सतह पर मैंने आपको कल पढ़ते बताई थी, याद रखनी थी आपको, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और ये कुर्सिडा। ये तो कौन सी होगी? कोरोना रेडिएटा। ये पेल्यूसिडा और ये कौन सी होगी? क्रूसिडा। ये आपकी 3 परतें उसके ऊपर पाई जाती हैं। अब कुछ चीज़ें और ध्यान रखो। जैसे ही शुक्राणु यहाँ से गति करते हैं तो उनके एक्टिवेशन के लिए, मतलब उनकी ऊर्जा के लिए सीमन होता है। ठीक है, ऊर्जा किससे मिलती है? सीमन से। प्लस वो उनका एक्टिवेशन, क्रियाशीलता और संकुचनशीलता किसके ऊपर निर्भर करती है? एक एंजाइम होता है इनके लिए, वो एंजाइम कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंड। शुक्राणु संकुचन के लिए याद रखना है। अब चीज़ें याद रखनी है। प्रोस्टाग्लैंड शुक्राणु के संकुचन के लिए सहायक होता है। क्रियाशीलता के लिए स्पर्मिन, स्पर्मलाइसिन, ये जो आपको बताए थे, सिट्रेट, एसिड फास्फेट, फ्रक्टोज, ये सारे सीमन में होते हैं जो उसकी शुक्राणु की क्रियाशीलता बनाए रखते हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रियल सीड से मिलेगी, निबेन कर्ण जिसको कहते हैं। अब आओ, अंडाणु होते हैं बड़े। अंडाणु क्या है? बड़े। और एक है शुक्राणु। शुक्राणु क्या होते हैं? छोटे, और संख्या में क्या होते हैं? ज़्यादा, करोड़ों की संख्या में होते हैं। कैसे? इसके चारों तरफ जितने भी शुक्राणु हैं जो एक्टिव थे, जो गतिशील करके बड़े मेहनत के साथ यहाँ तक आए, उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं? ये एकत्रित हो जाते हैं, मतलब उस अंडाणु भित्ति को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब आपको पता है मनुष्य कैसा प्राणी है? मोनोस्पर्मी है। मोनोस्पर्मी का मतलब जानते हो ना? मोनोस्पर्मी, मोनोस्पर्मी। और मोनोस्पर्मी का मतलब एक अंडाणु के साथ एक शुक्राणु जुड़ता है। एक अंडाणु के साथ शुक्राणु कितना जुड़ेगा? केवल एक ही जुड़ेगा। मोनोस्पर्मी है, चाहे ये कितने एकत्रित हो। तो अब इनकी क्रियाविधि का अध्ययन जो होता है ना, या क्रियाविधि जो होती है ना, उसको कहते हैं अपन निषेचन। ये तो नॉर्मल चीज़ें थी यहाँ तक आते आते। अब सुनो जी प्यारे बच्चों, सामने वाली बातें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। अंडाणु आकार में बड़े, संख्या में एक, शुक्राणु आकार में छोटे, संख्या में करोड़ों या अधिक। ठीक है,
अब इस अंडाणु की सतह से एक रसायन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन। कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? फर्टिलाइजिन। और इसके द्वारा स्रावित होता है एंटी फर्टिलाइजिन। कौन सा? एंटी फर्टिलाइजिन। मतलब ये तो निषेचन पदार्थ और ये प्रति निषेचन पदार्थ, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तभी दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण। देखो कोई सा भी देख लो, एक जैसे शुक्राणु के साथ एक जैसे अंडाणु जुड़ता है, या एक अंडाणु के साथ उसी जाति का शुक्राणु जुड़ेगा, दूसरी जाति का नहीं जुड़ता। मतलब सेम जाति के शुक्राणुओं का आपस में क्या होता है? संलयन होता है, निषेचन होता है। तो उस निषेचन के लिए सबसे पहले दो पदार्थ निकले, कौन कौन से? एक तो फर्टिलाइजिन और दूसरा कौन सा? एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, तो ये तो होते हैं म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूको, मान लो आगे पूछ भी ले तो ये तो है म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन और ये कौन से हैं? एसिड और प्रोटीन। एसिड और कौन से माने जाएंगे? ये प्रोटीन। अब सुनो जी, आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है? कि इन पदार्थों को तो कहते हैं एंड्रोगेमोन्स। एंड्रोगेमोन्स फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ होते हैं कौन से? गाइनोगेमोन्स। एंड्रोगेमोन्स आपके पूछा गया है। ठीक है, तो एंड्रोगेमोन्स क्या करता है? एंड्रोगेमोन्स फर्स्ट तो काम करता है कि ऊर्जा इसकी शुक्राणु की ऊर्जा को बनाए रखता है। फर्स्ट तो शुक्राणु की ऊर्जा को रखेगा, और ये जिलेटिन, जो अंडाणु का जिलेटिन आवरण है बाहर का, उस जिलेटिन आवरण से क्या हो जाता है? चिपक जाता है। दोबारा समझो प्यारे बच्चों, मतलब जैसे ही दोनों पास आएंगे मोनोस्पर्मी आएंगे, और जैसे ही पास आएंगे तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के लिए अंडाणु की सतह से तो कौन से पदार्थ स्रावित होंगे? फर्टिलाइजिन। और शुक्राणु की सतह से कौन से? एंटी फर्टिलाइजिन। ये तो कौन सी प्रकृति के हैं? एसिड और प्रोटीन के। और ये म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये रसायन होते हैं जो निषेचन में सहायक होते हैं। एंड्रोगेमोन्स फर्स्ट सेकंड और गाइनोगेमोन्स फर्स्ट और सेकंड। एंड्रोगेमोन्स फर्स्ट क्या काम करता है बताओ? शुक्राणु की ऊर्जा को संचित रखता है। और एंड्रोगेमोन्स सेकंड क्या करता है? अंडाणु के जिलेटिन आवरण को गला देता है। लिख लेना दोनों चीज़। फर्स्ट तो क्या करेगा? ऊर्जा को संचित रखेगा, और सेकंड क्या करेगा? जिलेटिन आवरण को गला देगा। अब कौन सा वाला? गाइनोगेमोन्स फर्स्ट तो काम करता है, एंड्रोगेमोन्स को निष्क्रिय कर देगा। एंड्रोगेमोन्स को निष्क्रिय करेगा ताकि शुक्राणु उसका हो जाए, किसका? अंडाणु का, उसके अंदर समाहित हो जाए। और सेकंड क्या काम करता है? शुक्राणु को आगे गति करवाता है, मतलब उसको अंदर की ओर चिपका लेगा। देखो रे, नहीं आएगी समझ में? समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन दो अपोजिट हैं। अपोजिट है तो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। एक तो इसके साथ चिपकने का, ये इसको चिपकाने का काम करेगा। ठीक है, दोनों पदार्थ एंड्रोगेमोन और गाइनोगेमोन्स हैं। अब देखो, अंडाणु की सतह पर ये चिपक गए सारे। चिपकने के बाद अपने सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये करोड़ों शुक्राणु है, तो उनमें से योग्य शुक्राणु का चयन। अब याद रखो, देखो पहला, शुक्राणु की संकुचनशीलता के लिए प्रोस्टाग्लैंड। योग्य के चयन के लिए कैल्शियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब इस शुक्राणु को अंडाणु की सतह से चिपकाने में, शुक्राणु को चिपकाने में कौन सा? बाइंडिन। कौन सा? बाइंडिन। कौन सा काम आता है? बाइंडिन। तीन हो गए, प्रोस्टाग्लैंड, शुक्राणु की संकुचनशीलता या बनाए रखने के लिए, योग्यताजन का चयन करने के लिए कैल्शियम, और इसके बाद कौन सा बताया आपको? चिपकाने के लिए कौन करता है? बाइंडिन काम करता है, मतलब उसको उसकी सतह से बाइंड करवा देता है। और यदि मान लो ये नहीं आए तो इसमें ऑप्शन में ये भी आ सकता है स्पर्मिन। ये इसकी शुक्राणु की सतह से चिपकाने के अंदर सहायता करता है। चिपक गया,
योग्य का भी चयन हो गया, तो अदर जो अन्य शुक्राणु हैं वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बेचारे हट जाएंगे। एक योग्य शुक्राणु आगे प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो मैंने आपको कहा था कि बाह्य आवरण फॉलिकल सेल का होता है। हाइलोरुनिक एसिड, कौन सा एसिड, हाइलोरुनिक एसिड से निर्मित बाह्य परत होती है, और उस बाह्य परत को पहला एंजाइम मतलब कोरोना रेडिएटा को नष्ट करेगा। कौन सा, हाइलोरुनिडेज। कौन नष्ट करेगा, हाइलोरुनिडेज। ये अगली बात, कौन नष्ट करेगा, हाइलोरुनिडेज नष्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगला एक्रोमिन, एक्रोसोमिन मान लो, एक्रोसोमिन ये जोना पेलुसिडा को नष्ट कर देगा, जोना पेलुसिडा को, और क्रूसिडा को नष्ट करेगा, वो है हाइड्रोलेस। दिख रहा है क्या नीचे? हाँ जी, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, इनको दोबारा एक बार, हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो गया होगा, दोबारा सुन लो एक बार। इस निषेचन की क्रिया में 3-4 चीज़ अपन को याद रखनी है, और 3-4 चीज़ कौन कौन सी हैं, देखो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले शुक्राणु गति करते हुए जाएंगे, और गति करने के बाद उधर से उत्तेजनशीलता के कारण अंडाणु बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद की प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर समझो। सबसे पहले इसके चारों तरफ एकत्रित होंगे बहुत सारे शुक्राणु, अंडाणु एक जुड़ेगा, ठीक है, एक ही जाति का, उसी जाति का जुड़ेगा। सहजातीय शुक्राणु जुड़ता है सहजातीय अंडाणु के साथ, और मोनोस्पर्मी होता है मतलब उसी जाति का जुड़ता है। जुड़ने के लिए उसकी संकुचनशीलता को क्रियाशील करने के लिए तो कौन सा एंजाइम चाहिए, प्रोस्टाग्लैंड। पहली चीज़ तो ये याद रखो, कौन सा चाहिए, प्रोस्टाग्लैंड। दूसरी चीज़, जुड़ने के लिए सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु को आकर्षित करते हैं वो पदार्थ तो कौन से होते हैं, फर्टिलाइजिन। अंडाणु के ऊपर तो फर्टिलाइजिन, शुक्राणु के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन। दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अरे विपरीत लिंग में आकर्षण होता है हमेशा, विपरीत ध्रुवों के अंदर, आपको पता है। ये तो यहाँ भी विपरीत पदार्थ है, और विपरीत पदार्थ है तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण के कारण दोनों रसायन एक दूसरे को चिपकाएंगे। कौन कौन से रसायन, शुक्राणु पे एंड्रोगेमोन्स और अंडाणु के ऊपर कौन सा, गाइनोगेमोन्स। अब चारों तरफ एकत्रित हो गए। एकत्रित में थे योग्यता जन का चयन, यानी योग्य शुक्राणु का चयन तो कौन करेगा, कैल्शियम। दूसरी चीज याद रखो, चिपकाएगा। फिर इसके बाद कौन सा, बाइंडिन और स्पर्मिन। तीसरी चीज याद रख दो, चिपकाने में बाइंडिन और स्पर्मिन, चिपकाने में बाइंडिन स्पर्मिन। अब इसके बाद बाह्य आवरण कोरोना रेडिएटा को नष्ट करने के लिए पिछली बार जो आया था हाइलोरुनिडेज। इसके बाद दूसरा आवरण पेलुसिडा को नष्ट करने के लिए कौन सा, एक्रोसोमिन। और फिर तीसरा आवरण कौन सा, क्रूसिडा, उसको नष्ट करने के लिए कौन सा, हाइड्रोलेज। ऐसे ये आवरण सारे बन गए, बन गए नहीं, नष्ट हो गए। नष्ट होते ही शुक्राणु क्या करता है, इस अंडाणु के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है। मतलब क्या हुआ, ये अंडाणु, इसकी भित्तियां गल गई। भित्तियां गलते ही शुक्राणु का शीर्ष भाग इसके अंदर प्रवेश कर गया। शीर्ष भाग ही प्रवेश करता है, मिड का जो भाग होता है ना वो वापस आ जाता है। देखो शुक्राणु में वैसे नहीं होता, बैक गियर थोड़ी होता है, ये तो रेगुलर चलता रहता है अपनी मंजिल के लिए। मंजिल मिल जाती है तो बेटा पार। ऐसे ही है, अपन को भी नहीं रुकना, लगातार मंजिल के लिए चलते रहना है। मेहनत करोगे, ईमानदारी से रहोगे और डेडिकेट रहोगे तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, यही सोच के ये करता है, यही सोच के अपन को करना है। देखो यहाँ से शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है किस में प्रवेश करेगा, अंडाणु में। अंडाणु में प्रवेश करने के बाद शीर्ष भाग क्या होता है, 180 डिग्री घूम जाता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री। इधर किसका केंद्रक, अंडाणु का, और इधर किसका, शुक्राणु का। ये दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं। इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निषेचन। और केंद्रकों के जुड़ने की क्रिया कहलाती है कैरियोगेमी। क्या कहलाएगी, कैरियोगेमी। यानी दोनों केंद्रकों का आपस में सलियन। देखो युग्मक का जुड़ना युग्मक सलियन, युग्मकों का सलियन निषेचन, और केंद्रकों का जुड़ना क्या कहलाता है, कैरियोगेमी या केंद्रक सलियन। यानी कैरियोगेमी के द्वारा आपके दोनों केंद्रक आपस में जुड़ गए। और केंद्रक दोनों जुड़ते ही आपको पता है
यहाँ पे कौन सी संरचना बनी? द्विगुणित संरचना बनी, जिसको कहते हैं अपन जाइगोट। क्या बोलोगे? जाइगोट या युग्मनज। अब बहुत सारे ऐसे अंडे होते हैं जैसे कीट और पक्षियों के, उनमें छिद्र होता है बाहर, तो उससे निषेचन होता है। सी अर्चिन जानते हो? सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन, वो अम्लीय माध्यम करती है जल के अंदर, जिससे वो अंडे का आवरण होता है वो गल जाता है, शुक्राणु प्रवेश कर जाता है। जबकि मनुष्य और स्तनधारियों की प्रोसीजर मैंने आपको बता दी। मोनोस्पर्मी, अंड भेदन एक्रोसोम के एंजाइमों के द्वारा, फिर कैरियोगेमी, और वो एंजाइमों का तरीका मैंने आपको सारा समझा दिया। तो थोड़ा सा एक बार इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने हिसाब से लिख लेना। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट अब अपन चर्चा करेंगे तीसरा पॉइंट, चौथा रोपण। मिटा दो इनको सबको, ये याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट यही है इसमें ज़्यादातर। अब जिनके क्वेश्चन थे ना वो सारे हो गए शायद क्लियर मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन कर रहे थे सर इसको बताना, बाद में बताना। तो यहाँ तक निषेचन तक अपन पूछ गए। निषेचन के बाद देखो अब क्या होता है। यहां बन गया जाइगोट 2n, 3 दिन तक यहीं रहेगा ये। चौथे दिन यहां से खिसकना शुरू करता है ये, और ये गर्भाशय का एंडोमेट्रियम आप जानते हो। छठवें दिन, कौन से दिन? छठवें दिन ये गर्भाशय में आकर रोपित हो जाएगा, मतलब गर्भाशय में क्या हो जाएगा? जुड़ जाता है। इस जुड़ने की क्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं? रोपण कहते हैं। मतलब निषेचन के तुरंत बाद क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज 3 दिन तक किसमें रहेगा? अंडवाहिनी में। और छठवें दिन गर्भाशय से आकर जुड़ जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? रोपण कहलाती है। अब देखो, अब मेन चीज, रोपण हुआ। रोपण किससे? एंडोमेट्रियम से। और रोपण होने के कारण एक संरचना बनी, प्लेसेंटा। अपरा जिसको कहते हैं। और प्लेसेंटा या अपरा का मतलब क्या होता है? माता के गर्भाशय और भ्रूण के बीच पाए जाने वाला उत्तकीय संबंध। उत्तकीय संबंध क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। मतलब मदर और फीटस के बीच बनने वाला रिलेशन, एक उत्तकीय संबंध, एक बीच का सेतु, एक माध्यम, वो माध्यम क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा कहलाएगा। प्लेसेंटा बन गया, अंगुली नुमा उभार बन के ये फिक्स हो जाता है उसके साथ। और फिक्स होने के साथ ही देखो यहाँ प्लेसेंटा का काम भी शुरू हो जाता है। पहला काम पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, ये सारे काम करने के साथ साथ ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। मतलब इनसे क्या निकलेंगे? हार्मोन्स कौन से? HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और लास्ट में, मतलब लास्ट कब? प्रेगनेंसी टाइम पूरा हो गया तब रिलैक्सिन। बताऊंगा काम, बताऊं, देखो सुनो। कार्पस ल्यूटियम बनती है, वो रोपण के लिए सहायक प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है, लेकिन वो 3 महीने तक ही स्थायी होती है। इसके बाद उसका काम कौन को करना है? प्लेसेंटा को। देखो प्लेसेंटा छठवें दिन बना। छठवें दिन बनते ही एक हार्मोन निकलता है HCG, ह्यूमन कोरेनोइक गोनेडोट्रोपिन। कौन सा? दोबारा फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म लिखो, ह्यूमन कोरेनोइक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरेनोइक गोनेडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनको जानते हो। सुनो, गर्भावस्था के तुरंत बाद ये हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरेनोइक गोनेडोट्रोपिन, किस में आ जाता है? यूरिन में आ जाता है। और यूरिन में आने के बाद वो गर्भावस्था का टेस्ट देता है। क्यों भाई? देखो कल ही बताया था मैंने कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल के कारण बंद हो जाते हैं,
और ये बंद होते ही वो प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर जाएगी लेडीज़। तो वो टेस्ट किसके द्वारा होता है? अरे यूरिन का टेस्ट होता है ना प्रेगनेंसी, वो इसी के द्वारा होता है। यदि ये उपस्थित है तो गर्भावस्था निश्चित है। कौन सा? HCG। HPL प्लेसेंटा के रिलेशन को बनाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उन दोनों के आपस में फीटस और माता के बीच रिलेशन को स्थापित करता है। तो और जैसे ही गर्भावस्था पूरी हो गई तो कौन सा हार्मोन निकल जाएगा? रिलैक्सिन। अब कई बार सुना होगा तुमने, मिसकैरेज हो जाता है, मतलब गर्भपात हो जाता है। गर्भपात क्यों होता है? क्योंकि प्लेसेंटा डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होके ही प्रोजेस्टेरोन का स्राव क्या कर देगा? कम करेगा, तो रिलेशन बिगड़ जाएगा। बिगड़ते ही गर्भपात की स्थिति बन जाती है। ये आपके 4 पॉइंट यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो गए इम्प्लांटेशन तक। ठीक है, यहाँ मैथुन के द्वारा शुक्राणु आए, यहाँ अंडाणु बाहर निकला, और यहाँ उसका चयन होकर निषेचित हुआ, और वो गर्भाशय में आकर रोपित हो गया। रोपित होने के बाद उससे क्या बन गया? प्लेसेंटा। अब इसके बाद आगे की प्रोसीजर कौन सी है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एक बार उतार लो इसको थोड़ा सा। हाँ जी बच्चों, अपने 4 पॉइंट पूरे हो गए। 5वां और लास्ट पॉइंट है अपना एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भवन, भ्रूण का विकास। ये देखो थोड़ा सा आउटलाइन से समझो इसका। वैसे आपके टॉपिक है नहीं, लेकिन ICR में है, इसलिए इसको करवाना जरूरी है। साथ ही साथ अपन इसको करवा देते हैं। देखो कैसे कर। आपके निषेचन हुआ, निषेचन से द्विगुणित अवस्था बनी। उस द्विगुणित अवस्था को 2N बोल दिया अपन ने, इसको कह दिया अपन ने जाइगोट। क्या कह दिया बालको? जाइगोट, युग्मनज। युग्मनज शुरू में कैसा होता है? 2N होता है। अब इस विदलन में इस युग्मनज में, जाइगोट में बारंबार समसूत्री विभाजन होता है, जिसको कहते हैं विदलन। विदलन के अंदर कोशिकाएं बनती है। कोशिकाएं बारंबार, लिख देता हूं मैं, समसूत्री। फिर क्या हो गया? ये लो सर क्या हो गया? बारंबार समसूत्री विभाजन। पहले के दौरान 2, दूसरे के दौरान 4, तीसरे के दौरान 8, चौथे के दौरान कितनी? 16, पाँचवें के दौरान 32 और छठवें के दौरान 64। ऐसे ही आगे बनती रहेगी। तो मान लो कई बार पूछ ले कि 64 कोशिकीय ब्लास्टोमियर बनाने के लिए विदलन संख्या कितनी होगी, तो ये ऐसे आपको निकालनी है। ये विदलन संख्या है। ठीक है, पहले के दौरान कितनी कोशिकीय बनेगा? 4 कोशिकीय। दूसरे के दौरान, पहले के दौरान 2 कोशिकीय, दूसरे के दौरान 4 कोशिकीय, तीसरे के दौरान 8 कोशिकीय, और चौथे के दौरान कितना? 16 कोशिकीय। तो यहाँ कितने समसूत्री विभाजन होते हैं? 4 समसूत्री होंगे। और 4 समसूत्री होंगे, मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, कितनी कोशिकीय बना? 8 कोशिकीय। 8 से लेकर 16 कोशिकीय एक अवस्था बनी, ऐसे ठोस संरचना। ये ठोस संरचना बनी गोलाकार। देखो कितनी प्यारी लग रही है। पहली अवस्था है ये, फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज, इस अवस्था को कहते हैं मोरुला। कौन सी अवस्था बोलते हैं? मोरुला। पहली अवस्था बनी, 4 समसूत्री विभाजन हुए, विदलन हुए, अवस्था का नाम मोरुला। कितनी? 8 से 16 कोशिकीय सेल्डेड। किसी बच्चे ने शुरुआत में कमेंट्स किया था कि सर इसको अच्छे से बताना, तो देखो चला रहे हैं अपन बहुत अच्छे से, शानदार। हाँ, इसका जो निर्माण होता है वो होता है लगभग कितने घंटों में? बताओ, देखिए कमेंट्स करो। पहली अवस्था जो बन रही है मोरुला अवस्था, वो कितने घंटे के अंदर बन जाती है पूरी पहली अवस्था? अच्छा, 48 से 72 घंटे में। 8 से 16 कोशिकीय और 48 से 72 घंटे में निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद फिर इसकी कोशिकाएं विभाजित होगी और विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाती है। अब ध्यान रखो, 2 भागों में बढ़ जाएगी, वही विदलन होगा, वही समसूत्री विभाजन होगा। बाहर को तो कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और अंदर को कहते हैं ICM, इनर सेल मास, अंतः कोशिकीय समूह।
इनर सेल मास, अंतः कोशिकीय समूह। और अवस्था कितनी बताओ, 32 से 64 कोशिकीय, 32 से 64 सेल्डेड या कोशिकीय, और 96 आवर्स में इसका निर्माण होता है। अवस्था का नाम है मोरुला के बाद बनी ब्लास्टुला, ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियस। ठीक है, ब्लास्टुला में एक चेंज होता है। क्या चेंज होता है? देखो जी, चेंज क्या हुआ कि ये ट्रोपोब्लास्ट थी, बाह्य कोशिकाओं का आवरण था, बाह्य कोशिकीय आवरण। इसकी कोशिकाएं तो चारों तरफ आवरण बनाती है, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। और अंदर की कोशिकाएं थी ना, वो एक तरफ व्यवस्थित हो जाती है, ऐसे ऐसे व्यवस्थित हो जाती है। जिधर व्यवस्थित होती है उसको कहते हैं सक्रिय ध्रुव। और ध्यान रखना, इसी सक्रिय ध्रुव से प्लेसेंटा बनता है। तो भ्रूण की कौन सी अवस्था गर्भाशय से जुड़ती है? ब्लास्टुला। और कौन से पोल से जुड़ती है? सक्रिय ध्रुव से जुड़ती है। और इसके नीचे की जो गुहा है उसको कहते हैं ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। और कोरक गुहा ही आगे सिलोम वगैरह बनाएगी, और उसी के अंदर आगे अंगजनन वगैरह जो पढ़ेंगे अपन, उसमें टैक्सोनॉमी वगैरह में वो सारे इसी के ही होते हैं। इसके बाद इन कोशिकाओं में फिर विभाजन होता है, और विभाजन के द्वारा आपको पता है इसमें कितनी लेयर बनेगी? 3 लेयर। तीनों लेयर की चर्चा अपन ने पहले करी थी स्टार्टिंग में। ये लो जी, देखो कितनी प्यारी अवस्था बन रही है। अवस्था का नाम है गैस्टुला, गैस्टुला, मोरुला, ब्लास्टुला और फिर गैस्टुला। और गैस्टुला में 3 झिल्लियां बताई थी शुरुआत में भी आपको। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, डर्म और एंडोडर्म। तीनों झिल्लियों को कहते हैं भ्रूणीय झिल्लियाँ, भ्रूणीय झिल्लियाँ। और भ्रूणीय झिल्लियाँ करती है अंगों का निर्माण, अंगों का निर्माण। इस क्रिया को कहते हैं अपन अंग जनन, ऑर्गन जेनेसिस। क्या बोलते हैं? अंग जनन। बाह्य झिल्ली जैसे बाह्य ऑर्गन वगैरह बनाएगी, अंतर झिल्ली आंतरिक ऑर्गन बनाएगी, और बीच के इंपॉर्टेंट कौन बना देगी? मीजोडर्म। दोबारा समझो जी, विदलन हुआ, विदलन की संख्या ऐसे निकालेंगे, पहले विदलन के दौरान 2, दूसरे के दौरान 4 और 6 के दौरान कितनी? 64। 4 विदलन हुए। पहली अवस्था 8 से 16 कोशिकीय कौन सी? मोरुला। कितने समय में? 48 से 72 घंटे में। दूसरी अवस्था कौन सी? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर 2 अवस्थाएं होती है। बाहर के आवरण को तो कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और आंतरिक जो होता है ना उसको कहते हैं आंतरिक कोशिकीय समूह, ICM, इनर सेल मास। ठीक है, 32 से 64 कोशिकीय 96 घंटे में निर्मित होती है। फिर इसके अंदर ही क्या बनती है? कोरक गुहा और सक्रिय ध्रुव बनता है। यहाँ से कौन जुड़ जाता है? प्लेसेंटा जुड़ जाता है। फिर इसकी अवस्था चेंज होती है। तीनों झिल्लियाँ, बाह्य झिल्ली एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म और भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होता है। ये भ्रूणीय झिल्लियाँ अंग जनन करती है, और उस अंग जनन के द्वारा शरीर का विकास होता है। कैसे होता है? पहले माह में, भ्रूण के पहले माह में हृदय, आमाशय, हाथ पैर का निर्माण शुरू हो जाता है। जब महीना पूर्ण होता है, पहला महीना, तो आपको पता है स्टेथोस्कोप द्वारा डॉक्टर आसानी से एक बच्चे की जो धड़कन होती है वो आसानी से सुन लेता है। दूसरे माह में हाथ पैर पूर्णतः निर्मित होना शुरू हो जाते हैं, आमाशय और आंतरिक भाग है ना वो निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरे माह के अंदर आपको पता है उसकी लैंगिक अंग, बताया था शुरू में मैंने, लैंगिक अंग दिखाई देने लगते हैं, मतलब मेल और फीमेल की स्थिति का पता लगाया जाता है। यहीं कन्या भ्रूण हत्या करवाई जाती है, फीमेल फिटस डिस्ट्रॉय, क्योंकि जनन अंगों का निर्माण हो जाता है। चौथे माह के अंदर उसमें क्या होता है? तंत्रिका रज्जु निर्मित हो जाते हैं। 5वें माह में शरीर के बेबी के शरीर के ऊपर क्या आ जाते हैं? रोम। 6वें माह में भ्रूण पहली बार, मतलब जो 5वें माह में शरीर क्या है? चौथे माह में तंत्रिका बनी। 5वें माह में भ्रूण पहली बार गति करता है, ये ध्यान रखना। 5वें माह में वो मूव करता है यूट्रस में।
6वें माह में शरीर के ऊपर बाल वगैरह जो बाह्य फिजिकल जो भी चीज़ें हैं, त्वचा वगैरह, वो पूर्णतः क्या हो जाती है, निर्मित। 7वें माह तक उसका वृद्धि और विकास क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब उसके अंदर वृद्धि और विकास की जो प्रोसीजर है, क्रियाएं हैं, वो पूरी हो जाती है, अर्थात पूर्णतः वो निर्मित हो जाता है। मतलब उसकी पूरी प्रोसीजर, पूरी बॉडी की निर्माण हो जाता है, और बाकी के शेष दिनों में वो क्या करता है, वृद्धि और विकास करता है। ये था आपका भ्रूण का विकास और भ्रूण का निर्माण। ठीक है, उतारो इसको एक बार बहुत अच्छे से। हाँ जी, उतार लिया। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं अब। भ्रूण का विकास हो गया पूरा, कैसे क्या हुआ वो सुनो। अब देखो गर्भावधि। गर्भावधि जानते हो, निषेचन से प्रसव तक की अवधि मनुष्य में कितनी, 270 दिन, लगभग 9 महीने प्लस माइनस 10 दिन। ठीक है, गर्भावधि पूर्ण पर क्या होगा, प्रसव होगा। प्रसव का मतलब क्या होगा, बेबी का बाहर आना, बेबी का बाहर आना। किसके द्वारा, वेजाइना द्वारा। समझो जी, ये यूट्रस वाला भाग मैंने बनाया है थोड़ा सा ऐसे आपको समझाने के हिसाब से, रफली बस। देखो, रोपण के समय आपको पता है भ्रूण यहाँ प्लेसेंटा से जुड़ा था। जैसे ही गर्भावस्था पूर्ण हुई, मतलब गर्भावधि पूर्ण हुई, उस समय ये प्लेसेंटा क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, प्रोजेस्टेरोन का स्राव क्या कर देता है, कम। ऊपर से पीयूष से इस समय निकलता है ऑक्सीटोसिन। कौन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन इस गर्भाशय के अंदर संकुचन उत्पन्न करता है। संकुचन मतलब तरंग उत्पन्न करता है, जिसको कहते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। क्या बोलते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त किसके कारण हुआ, ऑक्सीटोसिन के कारण। ऑक्सीटोसिन किससे आया, पीयूष से आया। मतलब ऊपर से ये गर्भाशय यहाँ से सिकुड़ना शुरू होगा, और सिकुड़ने के कारण आपको पता है इससे क्या होगा बताओ, सिकुड़ने से ऊपर का हिस्सा है ना वो तो धंसता जाएगा, और नीचे का हिस्सा खुलेगा कैसे, संकुचन के कारण दर्द होंगे, तरंग होगी, उससे होगी प्रसव पीड़ा। लेबर पेन उत्पन्न होगा, प्रसव पीड़ा। तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न कराने वाला, गर्भाशय में तरंग गति उत्पन्न कराने वाला, संकुचन शिथिलन कराने वाला कौन है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन किससे स्रावित हुआ, पीयूष से। अब अगला देखो, इसी समय प्रोजेस्टेरोन तो कम है, प्रोजेस्टेरोन कम, इसी समय इसके बाद प्लेसेंटा डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होते इसी समय गर्भाशय की दीवार से, अंडाशय से और प्लेसेंटा से, 3 जगह से, गर्भाशय की दीवार, प्लेसेंटा और अंडाशय से एक हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन। कौन सा निकलता है, रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरोन कम है, ऑक्सीटोसिन पीयूष से है, और 3 जगह से कौन निकला, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, देखो हिप्स के बीच एक पीछे नीचे एक जॉइंट होता है, विजाइना को जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़। ये रिलैक्सिन इस प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को क्या कर देता है, ढीला कर देता है, और ढीला करते ही वेजाइना का मार्ग क्या हो जाएगा, ओपन, और ओपन होते ही प्रसव हो जाता है। ये क्रिया आपकी किसकी हो गई, प्रसव की। दोबारा समझ लो एक बार, जैसे ही 270 दिन पूरे हुए, पूरे होते ही कंप्लीट प्लेसेंटा का स्राव, प्लेसेंटा के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव कम, उसी समय पीयूष से कौन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन तो संकुचन उत्पन्न करेगा,
मतलब ऊपर वाले हिस्से को सिकुड़ता रहता है, सिकोड़ेगा तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होगी, दर्द होंगे। उसी के समय रिलैक्सिन स्रावित होगा, रिलैक्सिन रिलैक्स करेगा, ढीला करेगा किसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस को। कौन सा जोड़ है ये? प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हिप्स के बीच होता है, वेजाइना को पकड़े रखता है, उस जोड़ को ढीला करेगा और ढीला करते ही प्रसव के द्वारा बेबी बाहर। प्रसव के बाद होता है दुग्ध स्रावण। दुग्ध स्रावण, दुग्ध स्रावण जैसे प्रसव हो गया, प्रसव के तुरंत बाद देखो क्या क्या होता है। एक तो हार्मोन होता है मेमोट्रोपिन, एक होता है प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन, लैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। 3 हार्मोन है। इनमें से मेमोट्रोपिन तो मेमरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियों का विकास। प्रोलैक्टिन करेगा, प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन हार्मोन करता है दुग्ध निर्माण। कंफ्यूज मत होना, तीनों में अलग अलग है ये। और ये करता है जैसे ही प्रसव हो गया, प्रसव के तुरंत बाद दुग्ध को स्रावित करवाता है, तो ये करवाता है दुग्ध निष्कासन। निष्कासन, दोबारा सुनो। स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए मेमोट्रोपिन, दुग्ध निर्माण और स्राव के लिए कौन सा? प्रोलैक्टिन, और बाहर निकालने के लिए कौन सा? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, पीला दूध क्या कहलाता है भाई? क्लोस्ट्रम, खीस बोलते हैं, खीस। और खीस में प्रोटीन होती है IgA, और IgA प्रोटीन बच्चे को संक्रमण से क्या करती है? सुरक्षा, मतलब उसको बाह्य जो संक्रमण है उस संक्रमण से बचाने का काम कौन करती है? IgA प्रोटीन। ध्यान रखना, IgA प्रोटीन का काम है बच्चे को संक्रमण से बचाना। ठीक है। इस माँ के दूध के अंदर केसीन होता है, लैक्टोजन होता है, इसके अलावा ग्लूकोज, कैल्शियम, ये इसके संगठन में पाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 6 महीने तक माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए, प्रथम स्तन पिलाना, स्तनीय, प्रथम स्तनीय बोलते हैं इसको, क्लोस्ट्रम वो पिलाना चाहिए, ताकि उसकी एंटीबॉडीज़ क्या हो जाए? बढ़ जाए। मतलब उसकी इम्यूनिटी होती है ना, प्रतिरक्षा, वो बढ़ जाती है। ठीक है। यहाँ तक पूरी आपकी एक यूनिट थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। जो पहले नहीं देखे उन वीडियो को देख लो सारे कंप्लीट, मतलब आपकी 9 क्लासों में ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, स्टेप बाय स्टेप। ICR के हिसाब से भी, जेट के हिसाब से भी, UP के टेट और जो अदर्स एग्ज़ाम है आपकी BHU वगैरह, जो भी आप हायर कंपटीशन तक जाते हो वहाँ तक पूरा हो गया। ठीक है। जिसमें अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, मेल और फीमेल के अलग अलग पार्ट पढ़े, उनके कार्य पढ़े, फिर जनन के प्रकार पढ़े, और फिर जनन लैंगिक जनन में होने वाले युग्मक जनन, शुक्र जनन, अंड जनन पढ़ा, शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, अंडों के प्रकार, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिर प्रजनन की कार्य की। और प्रजनन की कार्य की ये 5 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहले मैथुन, फिर इसके बाद में अंडोत्सर्ग, निषेचन, रोपण, और फिर दुग्ध स्रावण, रोपण के बाद में आएगा भ्रूणोद्भव, भ्रूण का निर्माण, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, और इसके बाद में गर्भावधि पूर्ण करके प्रसव, और प्रसव के बाद दुग्ध स्रावण। तो आपको सारी चीज़ें आ गई होगी समझ में। उम्मीद करते हैं आपसे कि अब कोई भी इस यूनिट से क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 3 क्वेश्चन एवरेजन इसके आपके तैयार हो गए हैं। ठीक है। बार बार वीडियो को देखते रहें और उससे समझते रहें और अपने क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू। कल अपन, मैंने कहा था आपको शुरू में कि एक चीज़ अपन बॉटनी की और एक जूलॉजी की, तो जूलॉजी की एक यूनिट करवा दी, एक टॉपिक करवा दिया। अब कल से अपन बॉटनी शुरू करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और उस यूनिट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। 6-7 क्वेश्चन आपके हर बार इसमें से आते हैं, लंबी चौड़ी यूनिट है। ठीक है। 6-7 क्वेश्चन आपकी हर एक एग्जाम, और ICR जो UP के टेट वगैरह जो भी आप एग्जाम दे रहे हो सब में ह्यूमन ये प्लांट फिजियोलॉजी आती है, तो उसको 0 से लेकर एंड तक अपन पूछेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।